हाँ, डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम जो दो थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो बॉन्डिंग की वो दो थ्योरीज हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, उनको स्टडी करेंगे। ये उनकी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम ये चीज देखते हैं कि हमें सबसे पहले पता लगना चाहिए ये क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स का जो स्टार्ट हुआ है वो तब हुआ है कि जब ये बात पता लगी कि मैटर ड्यूल नेचर शो करता है। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता करनी है ये ड्यूल नेचर क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, कोई पार्टिकल फॉर्म में है, तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी जो चीज मोशन में है, यानी जो वेव फॉर्म में, यानी जो चीज वेव के साथ एसोसिएट है वो पार्टिकल के साथ एसोसिएट नहीं होगी। सेम चीज एट ए सेम टाइम नहीं मिलेंगी, दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगी। क्लासिकल फिजिक्स में हम दोनों प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी हो, दोनों ही केस में हमें सबसे पहले क्वांटम थ्योरी मैकेनिक्स का फंडामेंटल बेसिक, या जिसे हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूलिसिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो जैसा आपको एक्सप्लेन किया कि एक ही समय में जब कोई पार्टिकल और मोशन दोनों स्टेट में शो करे अपने को, तो उसे ड्यूल नेचर कहते हैं। तो मैटर का ड्यूल नेचर तो पहले पता लग गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग का एसेंशियल पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर के बारे में डी बर्गोली ने सबसे पहले बताया था। तो हमारी वो दो थ्योरीज कौन सी है वो पहले हम लिख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या बीबी थ्योरी, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और एमओ थ्योरी। तो हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये बेस जो है वो हमारा ड्यूल नेचर in 1924 French फिजिसिस्ट थे लुइस डी ब्रोगोली। इन्होंने सबसे पहले ड्यूल नेचर ऑफ के बारे में बताया। ड्यूल नेचर सबसे पहले डी बर्गोली ने इसको बताया था। तो अब हमें ये चीज समझनी चाहिए ड्यूल नेचर क्या है, व्हाट इज ड्यूल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या माने, पार्टिकल माने कि वेव माने, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। तो हम ड्यूल नेचर को जो डिफाइन करेंगे, व्हेन इन मोशन शोज प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड with wave, and when in rest shows properties associated with
r2। तो जब वो मोशन में है तो वेव की प्रॉपर्टीज शो करता है, डिफ्रैक्शन, इंफेरेंस एक्सेट्रा। और जब पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होता है तो वो शो करता है मोमेंटम जैसी प्रॉपर्टीज। तो ये जो इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल जो है, इनके पेयर को कंप्लीमेंट्री वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो अब हम डी बर्गोलीज के प्रिंसिपल को समझ गए, उन्होंने जो ड्यूल्स नेचर बताया था, लेकिन इसके साथ साथ हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो डी बर्गोली ने एक फार्मूला बताया था जिसके थ्रू ये दोनों के बीच में लिंक बनता है, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई वेव लेंथ लैम्डा किसके साथ एसोसिएट है, वही जब रेस्ट में आता है तो मास m एंड वेलोसिटी v। तो लैम्डा डिफाइंड होता है h अपॉन p और h अपॉन mv। यहां p मोमेंटम है और फिजिक्स में p मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। h प्लैंक कांस्टेंट है। तो इस तरह से उन्होंने एक रिलेशन दिया कि अगर वेवलेंथ लैम्डा है, किसके करस्पॉन्डेंस में, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास m और वेलोसिटी v है, तो ये रिलेशन होल्ड करता है। ये डी बर्गोली ने दिया। तो अब हम दूसरा टॉपिक आज पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये इजी हो जाए टॉपिक समझना। आगे जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बताएंगे। हीज़नबर्ग प्रिंसिपल। हीज़नबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट थे। और उन्होंने ये कहा पोजीशन एंड वेलोसिटी of an object cannot both measure exactly at the same time। तो हीज़नबर्ग के इस स्टेटमेंट को हमें समझना पड़ेगा। तो हीज़नबर्ग ने ये कहा कि अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, यानी दोनों फॉर्म में है, यानी वो पार्टिकल शो भी कर रहा है और कुछ वेव फॉर्म भी शो कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली एट ए सेम टाइम। अगर हम दोनों को एक साथ मेजर करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रिसिशन के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पोजीशन को प्रिसाइज डिफाइन कर लेंगे तो जो हमारी वेलोसिटी है वो अनसर्टेन हो जाएगी, और अगर हमने
वेलोसिटी प्रिसाइसली डिफाइन कर ली तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। दैट मीन्स कि वो सेम नहीं रहेंगी, एक्सैक्ट नहीं रहेंगी, दोनों में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसी को उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू बताया। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला से उन्होंने ये क्वांटिफाई कहा कि ये अनसर्टेनिटी कितनी रह सकती है। तो वो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट अपॉन 2। तो जो ये रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट होता है, इसका ये h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट h, ये डैश सा बना देते हैं, ये h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। यहां पे अब हमें देखना है कि ये डेल्टा क्या है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये मेजर क्या करता है, एंड मेजर the spread of uncertainty. Similarly, x uncertainty in position है और p uncertainty in momentum है। और reduce h reduced प्लांक कांस्टेंट। तो अगर हम इसको प्लांक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई आएगा। इस तरह से हिजनबर्ग ने एक क्वांटिफिकेशन कर दिया कि हम इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं ला सकते, इससे कम ही रहेगी। मतलब ये तो जरूर होगा या इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, इससे नीचे नहीं हो सकता। तो इन दो प्रिंसिपल्स को देखते हुए हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि क्वांटम मैकेनिक्स ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल या मैटर पे काम करती है और उसे ही हमें समझना है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।